Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Today we are starting our chapter 4 of Journal Science, that is Man and Health. So students, first of all we have to know about food and various components of food. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पास चैप्टर का नाम है मैन एंड हेल्थ, तो मैन ज़ाहिर सी बात है हम इंसानों के लिए वर्ड यूज़ करते हैं साइंस में, एंड हेल्थ सेहत को बोलते हैं। तो इंसान की सेहत कब होती है? जब वो अपनी ग़िज़ा को अच्छा रखता है, अपने फूड को अच्छा रखता है। तो हम सबसे पहले फ़ूड की बात करेंगे। फ़ूड किसको कहते हैं? वो चीज़ें जिससे हमको एनर्जी मिलती हो, जो हमारी ग्रोथ में मदद करें, जो हमारी टिश्यूज़ और मसल्स को रिपेयर करें और जिनकी वजह से हमारी बॉडी काम कर सके, इन सब चीज़ों को हम कहते हैं फूड। ये तमाम काम सिर्फ एक ही चीज़ परफॉर्म करती है, वो है फूड। फूड का क्या क्या पर्पस है? फूड हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हमें क्या मिल सके? एनर्जी मिल सके, जिसके ज़रिए हम अपना डेली काम कर सकें, हमारी ग्रोथ हो सके, हमारे मसल्स और टिश्यूज़ जो हैं बॉडी के वो रिपेयर हो सकें, और इसके अलावा हम फिट और हेल्दी रह सकें। अब जो ग़िज़ा हम खाते हैं, आप जानते हैं कि हम दिन में 3 मील्स तो लाजमी लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। और तीनों मील्स आप जानते हैं वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, और जाहिर सी बात है जब फूड्स डिफरेंस हैं, फूड में डिफरेंस है, तो फिर उनके अंदर जो सब्सटेंस हैं वो भी डिफरेंट हैं। अब किसी के अंदर कोई सब्सटेंस मौजूद है, किसी के अंदर कोई सब्सटेंस मौजूद है। जब सब्सटेंस डिफरेंस है तो उनके फंक्शंस भी अलग हैं। तो ये जो डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं या डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं जो फूड के अंदर पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, यानी ग़िज़ाइयत। हमारे खाने के अंदर जो ग़िज़ाइयत होती है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, यानी जिनकी वजह से हमें ताकत मिलती है। तीन टाइप के हम फूड खाते हैं, नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना। तीनों एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, तो तीनों में से हमें मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और उन न्यूट्रिएंट्स का काम भी मुख्तलिफ होता है। इससे पिछले चैप्टर में भी मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स पढ़ाए थे। सबसे पहला जो न्यूट्रिएंट है, जो सबसे मेन कॉम्पोनेंट्स है फूड का, वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट आपने चैप्टर 3 में भी पढ़ा है, मैं फिर से आपको बता रही हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा ये प्लांट से ही पाए जाते हैं। ग्रीन प्लांट्स आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए ग्लूकोज या फिर शुगर बनाती है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट काइंड है कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी हासिल करने के लिए। एक और फॉर्म है शुगर फॉर्म, जो कि प्लांट से मिलती है, जिसको हम स्टार्च भी कहते हैं। ये भी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है। सो स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एज सच दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। अब इसकी सोर्सेस क्या हैं, या पहले मैं आपको इसका फंक्शन बता देती हूँ कि इसका फंक्शन क्या है। सबसे मेन फंक्शन जो है कार्बोहाइड्रेट का, कि वो जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। सोर्सेस किन चीज़ों से हम मालूम हासिल कर सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, जितने भी सीरियल्स होते हैं, जैसे गंदम हो गया, जितने भी अनाज हो गए, राइस हो गए, और इसके अलावा पोटैटोस हो गए, और फ्रूट्स में भी आप देख सकते हैं बीट, बनाना, मैंगो, मेलन्स, चीकू, ये तमाम जो हैं ये रिच सोर्स हैं किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स की। नेक्स्ट है हमारे पास फैट्स। फैट्स आर यूजुअली कॉल्ड लिपिड्स बाय द न्यूट्रिशनिस्ट। न्यूट्रिशनिस्ट उन लोगों को बोलते हैं जो न्यूट्रिशन प्लान करते हैं लोगों की सेहत अच्छी करने के लिए, यानी कि डॉक्टर्स ही होते हैं जो कि आपको डाइट बताते हैं कि आपने अपनी ग़िज़ा में क्या डाइट का इस्तेमाल करना है। एक डेली मील प्लान बना के देते हैं, उनको हम न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं। और ये जो हैं फ़ैट्स के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको लिपिड्स कहते हैं। एनिमल फैट्स एंड ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स आर लिपिड्स, इसको लिपिड्स कहा जाता है। दे आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर फूड। दे ऑल्सो कंटेन द सेम एलिमेंट बट दे कंटेन लेस ऑक्सीजन देन कार्बोहाइड्रेट्स। Like carbohydrates, lipids are also organic compounds which are composed of carbon, hydrogen and oxygen. सो स्टूडेंट्स, फैट्स जो हैं वो भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, हमारी सेहत के लिए, और हमारे फूड का एक अहम हिस्सा है।
ये इनके अंदर भी वही तमाम एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स में हैं, लेकिन इसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो कम पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स की तरह फैट्स जो हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होती है। आप जानते हैं कि हम अपनी फूड्स में, अपने खानों में ऑयल यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल यूज़ करते हैं, लाइक कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ऑलिव ऑयल, कॉर्न ऑयल, पीनट ऑयल, मुख्तलिफ़ किस्म के तेल जो हैं हम अपने खाने में यूज़ करते हैं। हम इनको डायरेक्टली यूज़ करते हैं कुकिंग में, और कुछ को हम कन्वर्ट कर देते हैं घी के तौर पे। तो फैट्स और ऑयल जो हैं वो बेस्ट सोर्स होता है एनर्जी का हमारी बॉडी के लिए। दे आर कॉल्ड एनर्जी फूड्स। और अगर हम इसकी अमाउंट को ज़्यादा कर देंगे, देखिए हर चीज़ की एक अमाउंट जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए। अगर आप किसी भी चीज़ की अमाउंट को बढ़ा देंगे तो वो हमारे लिए जो है वो नुकसानदेह हो जाती है। तो अगर आप अपने फूड के अंदर ऑयल की या फैट्स की मिकदार बढ़ा देंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो भी आपको क्या करेगी, वो आपको नुकसान ही पहुंचाएगी। लेकिन जितनी फ़ैट्स, जितने ऑयल, जितने लिपिड्स की हमारी बॉडी को ज़रूरत है, हमें अगर उतनी अमाउंट मिलेगी तो उससे हमको जो है वो एनर्जी मिलेगी हमारी बॉडी को, जिसे हम इस्तेमाल कर सकें या उस एनर्जी के ज़रिए हम अपना काम कर सकते हैं। आप जानते हैं फ़ैट्स की सोर्सेज़ क्या क्या होती हैं। फ़ैट्स जो है वो बटर में पाया जाता है, मिल्क में भी पाया जाता है, इसके अलावा पीनट्स में भी पाया जाता है। बटर हो गया, घी, ऑयल, इन तमाम चीज़ों में, चीज़, इन तमाम चीज़ों में जो है वो फ़ैट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है हमारे पास प्रोटीन्स। प्रोटीन भी मैंने आपको पहले पढ़ाया है चैप्टर 3 में। प्रोटीन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। Protein molecule always contain the nitrogen and the traces of elements such as iron, phosphorus, magnesium and sulfur. सो स्टूडेंट, प्रोटीन जो है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि वो मिलके बने हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। जो भी एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। लेकिन प्रोटीन के अंदर एक ख़ास बात है कि प्रोटीन के अंदर जो है वो साथ साथ कोई और एलिमेंट भी शामिल होता है, जैसे कि आयरन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया या फिर सल्फर हो गया। प्रोटीन्स आर यूज्ड टू बिल्ड एंड रिपेयर प्रोटोप्लाज्म like living materials in the cells. Protein help the growth of the body and help build muscles, blood and other tissues. The muscles, skin, hair and nerves contain protein. Sources of protein. Proteins को हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं? We get protein from plants and animals. The protein obtained from plant sources are called plant proteins, like pulses, beans, grams and peas are called plant proteins. The proteins obtained from animals such as meat, milk, eggs and fish are called animal proteins. ये 3 न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो मैंने आपको चैप्टर 3 में भी पढ़ाए थे, लेकिन इसके आगे भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि मैं भी आपको पढ़ाऊँगी, जो कि हमारे ग़िज़ा में शामिल होते हैं। और इसके बाद जो है वो है विटामिन्स। The substance which are found in small quantity in food components and do not supply the body with energy. They are needed to help regulate many of the chemical processes that take place in the cells of our body. They are essential to life and good health are called vitamins. सो स्टूडेंट्स, विटामिन्स क्या हैं? विटामिन्स जो हैं वो बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं हमारे फूड में, और ये हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन ये मदद करते हैं हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल प्रोसेस होने में। इस वजह से ये हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं। There are different kinds of vitamins found in human food. Each kind of vitamin does its own kind of work and has its own special effect on the body. When a diet is lacking in vitamin, its absence may cause lack of vitamins or deficiency of vitamins, which may cause disease. Vitamins
हमारे फूड में आपको मैंने बताया कि बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं, इससे हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन ये हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल प्रोसेस करने में हेल्पफुल रहते हैं। और अगर इनकी कमी हो जाए हमारे फूड के अंदर तो इससे हमें कोई ना कोई डिज़ीज़ हो सकता है। मुख्तलिफ़ किस्म के वाइटामिन पाए जाते हैं, काफ़ी किस्म के वाइटामिन हैं और तमाम वाइटामिन के अलग अलग फंक्शंस हैं, और हर वाइटामिन में से किसी भी एक की अगर कमी हो जाए तो हमें किसी न किसी चीज़ की बीमारी या कमी हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, अगर विटामिन B1 की कमी हो जाए हमारे फूड में या हमारे ग़िज़ा में विटामिन B1 ना जा रहा हो तो उससे हमको जो डिज़ीज़ हो जाता है वो कहलाता है बेरी। और आप जानते हैं विटामिन ए जो है वो हमारी आईसाइट के लिए बहुत अच्छा है, और अगर हमारे विटामिन ए की हम कमी कर दें अपने खाने में तो उसकी वजह से हमारी आइस जो है वो वीक हो जाती हैं। एक और डिज़ीज़ है जो कि पाया जाता है विटामिन डी की कमी से, वो कहलाता है रिकेट्स। विटामिन डी आप जानते हैं, विटामिन डी जो है उसकी मेन सोर्स जो है वो सनलाइट है। जब सूरज की रोशनी डायरेक्ट हमारी स्किन पे पड़ती है तो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी जाता है। इसके ज़रिए जो है हमारे बोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रहती हैं और हमारी जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है। ख़ास तौर पर बच्चों के लिए, जो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, जो चलना फिरना स्टार्ट करते हैं, उनके लिए विटामिन डी जो है उसकी बहुत ज़रूरत होती है ताकि उनके बोन्स जो हैं वो मज़बूत हो सकें, उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके, उनके दांत जो हैं वो मज़बूत रहें। विटामिन डी इज़ ऑल्सो फाउंड इन सेम फूड इन विच विटामिन ए इज़ फाउंड। विटामिन डी अक्सर उन फूड में भी पाया जाता है जिनमें विटामिन ए मौजूद होता है, लाइक बटर, मिल्क, फ़िश, ऑयल्स। एक और डिज़ीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ, इसको बोलते हैं स्कर्वी। ये वो डिज़ीज़ है जिसमें हमारे जो गम्स होते हैं उनसे ब्लड आता है, हमारे गम्स से ब्लड आता है। दिस डिज़ीज़ इज़ कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इन द फूड। आपने देखा है हमारे मसूड़े होते हैं, हमारे दांत हैं, अक्सर खून आता है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम बैठे बैठे हमारे खून आने लग जाता है, जबकि आपके मुंह पे ना चोट लगी होती है ना दांतों में कोई चोट लगती है, खुद ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ये एक बीमारी है जिसको स्कर्वी कहते हैं और ये विटामिन सी की कमी से हो जाती है। विटामिन सी आप जानते हैं, विटामिन सी जो है वो ज़्यादातर खट्टे फ्रूट्स में पाया जाता है। सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं लाइक ऑरेंज हो गए या टोमेटोज़ हो गए या ग्रेप्स हो गए, इन तमाम जो हैं फ्रूट्स में से जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, लेमन हो गया, इनमें सिट्रस फ्रूट कहलाते हैं ये, और इनके अंदर विटामिन सी जो है वो पाया जाता है, और इसकी कमी से जो बीमारी होती है वो कहलाती है स्कर्वी। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है हमारे पास मिनरल्स। मिनरल्स हम उन सब्सटेंस को बोलते हैं जो कि हमारी ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं और इनको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी कहते हैं। These nutrients like vitamins and found in very small amounts in most of the food we eat. जिस तरह से विटामिन्स हमारे फूड में कम पाए जाता है, ऐसे ही मिनरल्स भी हैं जो हमारे फूड में कम पाए जाते हैं। These minerals come in compound called salt. इनको यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, इन मिनरल्स को सॉल्ट के साथ ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं सॉल्ट के बगैर तो हमारा फूड पकना नामुमकिन है। खाना जो है वो नमक के बगैर हम पकाते ही नहीं है, चाहे आप कुछ भी खाना पकाएं उसमें आप नमक लाजमी डालते हैं। तो जो सॉल्ट हम खाते हैं उसमें कोई ना कोई मिनरल लाजमी ऐड होता है ताकि मिनरल की कमी को पूरा किया जा सके। अब इनका काम क्या होता है, लाइक वाइटामिन्स ईच मिनरल एलिमेंट हेल्प टू रेगुलेट सर्टन प्रोसेस टेकिंग प्लेस in the cell. Where there is an absence of mineral in the diet, a certain kind of disease appears. This disease caused by lacking of a mineral called mineral deficiency disease. अब जो हमारे पास मिनरल्स होते हैं उनकी कमी वो भी क्या करते हैं, जिस तरीके से विटामिन जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस करने में हेल्प करते हैं, ऐसे ही मिनरल्स भी जो हैं वो हेल्प करते हैं केमिकल रिएक्शंस करने में। इसके अलावा अगर मिनरल्स की कमी हो जाए हमारे फूड में तो उसकी वजह से भी हमको डिजीज़ हो जाते हैं। अब मिनरल्स कौन कौन से कहलाते हैं, देखिए मिनरल्स में आ जाता है हमारे पास कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, आयोडीन, फॉस्फोरस, सल्फ़र, आयरन। ये तमाम मिनरल्स हैं और इन तमाम की अमाउंट जो है वो हमारे फूड में कम होती है। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें चाहिए कि हम या तो ऐसे फूड इस्तेमाल करें जिनमें ये मिनरल्स पाए जाते हैं, और नहीं तो हम जो सॉल्ट यूज़ करते हैं इसके अंदर मिनरल लाजमी तौर पर मौजूद होता है। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर नीडेड फॉर टीथ,
गुड ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड हेल्दी बोन्स। कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो हमारे दांतों के लिए और हमारी बोन्स की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाए हमारे खाने में और हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाए तो उसकी वजह से हमें जो डिज़ीज़ होता है वो कहलाता है गॉइटर। ग्वाइटर जो है वो क्या होता है, ग्वाइटर की वजह से हमारी गर्दन में, हमारी नेक में जो थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, हमारे गले के अंदर जो थायराइड ग्लैंड्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, उनका साइज़ बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा गला जो है ऐसा लगता है वो सूज गया है, उसमें सॉइलिंग आ गई है। इस डिज़ीज़ को हम बोलते हैं ग्वाइटर। और ये किसकी कमी से हो जाता है, ये आयोडीन की कमी से हो जाता है। और आयोडीन जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो सॉल्टी वाटर में पाया जाता है, यानी समंदर के पानी में। सी वाटर जो होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा आयोडीन पाया जाता है, इसलिए जो हमारे पास सी फूड होते हैं जैसे फ़िश, प्रॉन, इनके अंदर भी आयोडीन मौजूद होता है। और सी वाटर आप जानते हैं कैसा होता है, नमकीन होता है, यानी सॉल्टी होता है। तो इसी वजह से हम जो अपने घरों में नमक इस्तेमाल करते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड, जिसको हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, उसके अंदर आयोडीन को मिलाया जाता है और उसको आयोडाइज सॉल्ट के नाम से बेचा जाता है। इसकी वजह से जो है अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो हमारे अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी नहीं होती और हमें गॉइटर जैसा डिजीज़ भी नहीं होता। एक और डिजीज़ है जो कि आयरन की कमी से हो जाता है। आप जानते हैं कि आयरन जो है वो रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है और रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। तो आयरन की अगर कमी हो जाए तो उसकी वजह से हमें जो बीमारी हो जाती है वो कहलाती है एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है कि हमारे अंदर खून की कमी का हो जाना, यानी रेड ब्लड सेल्स की कमी का हो जाना। एनीमिया उस बीमारी को बोलते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। और ये कब पूरी होती है, जब हमारे अंदर आयरन जो है वो सही मिकदार में मौजूद हो। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट हमारे पास वाटर। वाटर को भी जो है वो न्यूट्रिएंट्स के तौर पे शामिल किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं हमारी डाइट में वाटर जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। वाटर के ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, ये भी मैंने आपको पहले बताया था। लाइक हमारी बॉडी कूल होती है जब हमारी बॉडी से स्वेट रिलीज़ होता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एक्सक्रीशन का प्रोडक्ट होता है। तो हमारी जो बॉडी है उसके अंदर काफ़ी केमिकल प्रोसेस करने के लिए वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए वाटर जो है उसको हम अब न्यूट्रिएंट कहते हैं। वाटर इज़ ऑल्सो अ न्यूट्रिएंट बिकॉज इट इज़ नीडेड बाय द बॉडी फॉर सो मैनी फंक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फूड एंड एनर्जी। सम न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। कुछ न्यूट्रिएंट्स जो ऐसे होते हैं उनको हम एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। और वो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, अब उनमें जो मेन न्यूट्रिएंट्स आपके पास आ जाते हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स, जो कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाए थे। और ये तीन जो हैं ये हमारे पास मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जिनसे हमें ग़िज़ाइयत मिलती है, ताकत मिलती है। ये सब कुछ मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया है, पहले भी पढ़ाया है और अभी भी मैंने आपको दोबारा बताया। तो फूड जो है हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। सबसे पहला फंक्शन फूड का क्या है कि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ये एनर्जी हमें किस तरह से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स के ज़रिए मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स किसके अंदर मौजूद होता है, लाइक वीट, राइस, पोटैटोज़। और फैट्स के ज़रिए भी हमें एनर्जी मिलती है। फैट्स किस में मौजूद होता है, घी, ऑयल, फ़िश ऑयल, बटर। एक और फंक्शन है फूड का कि वो हमारी प्रोटोप्लाज्म को बिल्ड करता है और हमें जो है ये काम जिस न्यूट्रिएंट्स की मदद से होता है वो क्या कहलाता है, प्रोटीन। एक और फंक्शन है फूड का, वो क्या है, टू रेगुलेट द मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेकिंग प्लेस विद इन द सेल्स एंड टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं वो होते रहते हैं कंटिन्यूसली हमारे सेल्स में और टिश्यूज़ में। मेटाबॉलिक आपको याद होगा, मैंने इससे पहले चैप्टर 3 में मेटाबॉलिज्म बताया था। मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो तमाम प्रोसेस होते हैं लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इन तमाम प्रोसेस का एक साथ होना ये कहलाता है मेटाबॉलिज्म। तो हमारी बॉडी के अंदर हमारा फूड जो है वो हमें हमारे मेटाबॉलिज्म को या हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, देखें डाइट तो आपको पता है हम अपने फूड प्लान को बोलते हैं, यानी जो हम खाना प्लान करते हैं। और बैलेंस किसको बोलते हैं, बैलेंस कहते हैं बराबर रखना, यानी इक्वल रखना। तो बैलेंस किस तरीके से बैलेंस होगा, आप जानते हैं हमारे पास 6 मेन न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड
वाटर। इन तमाम चीज़ों की मिकदार जो है, यानी जो मैंने आपको न्यूट्रिएंट्स बताए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, हमारी बॉडी के अंदर इनकी ऐसी मिकदार जानी चाहिए फूड के फॉर्म में कि उसकी वजह से हमें डेली तमाम न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में शामिल होते रहें। यानी हमारी ग़िज़ा में ऐसे सब्सटेंस होने चाहिए जिनमें कार्बोहाइड्रेट भी जाए हमारी बॉडी में, प्रोटीन भी जाए, फैट भी जाए, विटामिन्स भी जाएँ, मिनरल्स भी जाएँ और वाटर तो आप जानते हैं कि हम पीते हैं और हमें कम से कम 6 to 8 ग्लास पानी जो है वो डेली पीना चाहिए। तो वाटर तो हमारी बॉडी में जाता है कि हम न्यूट्रिएंट वाटर तो लेते हैं, लेकिन इसके अलावा हम ऐसे खाने लें जिनके ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर बाकी जो 5 न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये भी जाएँ। अब देखें, कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं किसी भी तरीके से, क्योंकि आप रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं या ब्रेड लेते हैं तो इनमें पोटैटोज़ लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स भी चले जाते हैं। इसके अलावा फ़ैट भी हमारी बॉडी में जाता है क्योंकि हम अपने खाने को बग़ैर ऑयल के नहीं पकाते, बग़ैर घी के हम नहीं पकाते, या बटर भी हम इस्तेमाल करते हैं। और प्रोटीन जो है, प्रोटीन भी हम किसी ना किसी तरीके से ले सकते हैं, या तो कभी हम अंडा ले लेते हैं या हम गोश्त खाते हैं या चिकन खाते हैं, तो प्रोटीन भी हमारी बॉडी में चला जाता है। सबसे ज़्यादा हमें किसका ख़्याल रखना पड़ता है? विटामिन्स और मिनरल्स का। तो हम ऐसे फूड भी लें जिनके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद हों। तो ये तमाम खाना, जो हमारा ऐसा खाना जिसके अंदर ये तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों, जब हम उसको अपनी बॉडी में डालें या डेली हमारी बॉडी में ये तमाम न्यूट्रिएंट्स जाएँ इन द फॉर्म ऑफ फूड, ये डाइट कहलाती है बैलेंस डाइट। A balanced diet is that diet which contains the right quantities of food for energy, for growth and repair, and vitamins, minerals. फूड फॉर एनर्जी चाहिए तो हमें क्या लेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। फूड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, टिश्यूज़, वो फूड जिसके ज़रिए हमारी ग्रोथ हो और रिपेयर हो टिश्यूज़, उसके लिए हम क्या लेते हैं? प्रोटीन। इसके अलावा विटामिन्स और मिनरल्स। तो बैलेंस डाइट का मतलब क्या है? बैलेंस ग्रोथ। अगर हम ये तमाम न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी में एंटर करेंगे तो ये किस में आ जाएगा? बैलेंस डाइट में आ जाएगा। So students, our next topic is nervous system. What is nervous system? A system that conducts stimuli from sensory receptors to the brain and spinal cord to conduct impulses back to other part of the body. सो स्टूडेंट्स, नर्वस सिस्टम समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टिमुलाई किसे कहते हैं। स्टिमुलाई उस इंफॉर्मेशन को बोलते हैं जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हमारे ब्रेन को देते हैं और हमारा ब्रेन जो है उसके हिसाब से वर्क करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वो हमारे ब्रेन को मैसेज देते हैं कि ये चीज़ हॉट है, तो हम अपना हाथ उस चीज़ पर से हटा लेते हैं। इसको बोलते हैं स्टिमुलाई। तो अब नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करता है स्टिमुलाई के ज़रिए, और वो उस इंफॉर्मेशन को कहाँ पहुँचाता है? ब्रेन तक। और जो इम्पल्सेस हैं, यानी कि जो रिज़ल्ट मिलता है वो वापस आता है, और ये हमारे पूरी बॉडी पार्ट में ये सिस्टम चलता रहता है। और जब ब्रेन तक ये तमाम मैसेज पहुंचते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो उन इम्पल्सेस को, उन मैसेज को दोबारा जो है वो पहुंचाता है तमाम पार्ट्स में बॉडी के। नर्वस सिस्टम जो है वो कंसिस्ट होता है ब्रेन पर, स्पाइनल कॉर्ड पे और नर्व्स पे। ब्रेन आप जानते हैं हमारे दिमाग को बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो आप जानते हैं रीढ़ की हड्डी को कहा जाता है, और नर्व्स जो हैं वो तमाम नसों को कहते हैं जो हमारी बॉडी में फैली हुई हैं। इसके बाद सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेन। ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। ब्रेन 3 पार्ट से मिलके बना है, सेरेब्रम, सेरेबलम एंड मेडुला। सबसे पहले हम सेरेब्रम की बात करते हैं कि सेरेब्रम का स्ट्रक्चर कैसा है। सेरेब्रम, इट एग्जिस्ट लाइक अ कैप ऑन द सेरेबलम। ये एक कैप शेप का होता है, जैसे सेरेबलम के ऊपर एक कैप लगा हुआ हो, इस शेप का होता है सेरेब्रम। The cerebrum is the largest part and is divided into 2 halves called cerebral hemisphere. This part of brain does most of thinking and coordinate activities. Next part is cerebellum. It lies under the cerebrum.
The cerebellum is much smaller than the cerebellum and is deeply folded. This part of brain performs the balancing function of the body. Next is medulla oblongata. Medulla is the longest portion which connects with the spinal cord. The medulla oblongata is also called the hindbrain, is a small elongated part of the brain which links the spinal cord with the brain. It controls the rate of breathing, the heart, and circulation of blood and digestion of food. सो स्टूडेंट्स, नर्वस सिस्टम के साथ साथ एक और सिस्टम है हमारी बॉडी में जो कि तमाम एक्टिविटीज़ को बॉडी की कंट्रोल करता है, और वो सिस्टम जो है वो ग्लैंड्स का सिस्टम कहलाता है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स मौजूद हैं जिनमें से ख़ास किस्म के केमिकल्स रिलीज़ होते हैं और जो हमारी बॉडी के मुख्तलिफ़ पार्ट पर मौजूद हैं और उनके ज़रिए ख़ास एक्टिविटीज़ जो हैं वो की जाती हैं। इन ग्लैंड्स को एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कहा जाता है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते क्या हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड हार्मोन्स directly into the blood. The blood transport the hormones to all parts of the body. इन ग्लैंड्स के ज़रिए ख़ास किस्म के केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जिनको हार्मोन्स कहा जाता है और वो हमारे ब्लड में शामिल हो जाते हैं और ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है इन हार्मोन्स को हमारे तमाम पार्ट्स में, जिसमें सबसे पहले जिस ग्लैंड के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इज़ लोकेटेड एट ट्रैकिया इन द नेक. It is composed of two lobes. One is located on each side of trachea. The hormones secreted by the thyroid gland is called thyroxine. Thyroid stimulates metabolism in the body. Thyroxine affects many chemical reactions that take place in the cells. Among these reactions are those involved in cellular respiration. Some people suffer from thyroid deficiency because their thyroid glands does not secrete enough thyroxine due to improper amount iodine. सो स्टूडेंट, थायराइड ग्लैंड्स जो हैं वो हमारे पास ट्रैकिया में मौजूद होते हैं। आप जानते हैं रेस्पिरेशन सिस्टम आपने पढ़ा था, उसमें मैंने आपको ट्रैकिया बताया था, या इसको हम लैरिंक्स भी कहते हैं, जो कि हमारे गले के अंदर मौजूद होता है। और ये बना हुआ होता है किससे? टू लोब से। दो इसके पार्ट्स होते हैं और जैसे कि ट्रैकिया की एक तरफ होता है, यानी कि दोनों पार्ट जो हैं वो ट्रैकिया के ईच साइड पर होते हैं, डिवाइड हुए हुए होते हैं। डायग्राम में आपको क्लियरली नज़र आ जाएंगे कि दो लोब्स जो हैं वो किस तरीके से ट्रैकिया में मौजूद होते हैं और इनके अंदर से, इन लोब्स के अंदर से या इन थायराइड ग्लैंड्स के अंदर से एक हार्मोन जो रिलीज़ होता है, जो सीक्रेट होता है थायराइड ग्लैंड से, उसको थायरॉक्सिन कहते हैं। ये क्या करता है? ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस करने में मदद करता है। जिन लोगों को थायराइड की डेफिशिएंसी होती है या थायराइड ग्लैंड्स की जैसे प्रॉब्लम होती है, वो क्या प्रॉब्लम होती है कि उनकी जो थायराइड ग्लैंड्स हैं वो ज़्यादा मिकदार में थायरॉक्सिन रिलीज़ नहीं कर रहे होते, थायरॉक्सिन की अमाउंट ज़्यादा रिलीज़ नहीं हो रही होती, जिस वजह से उनको थायराइड की डेफिशिएंसी हो जाती है। और ये कब होता है? जब हमारी बॉडी में आयोडीन की पूरी अमाउंट मौजूद ना हो या आयोडीन की कमी हो जाने की वजह से हमें थायराइड की डेफिशिएंसी हो जाती है। नेक्स्ट ग्लैंड्स है हमारे पास पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। जैसे कि आप जानते हैं थायराइड के आगे पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हैं, यानी ये उसी से रिलेटेड है। थायराइड ग्लैंड्स जो हैं आपको बताया था दो लोब्स होते हैं, उनके अंदर भी जो है एक ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, उनको हम बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। These glands lie on each lobe of the thyroid glands. The hormone secreted by the parathyroid gland controls the use of some mineral elements such as calcium and phosphorus. तो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स जो हैं वो थायराइड ग्लैंड्स के अंदर मौजूद होते हैं और इनके अंदर से जो केमिकल रिलीज़ होता है, जो हार्मोन रिलीज़ होता है, वो कंट्रोल करता है कुछ मिनरल्स के यूजेस को, यानी कि कैल्शियम को किस तरह से यूज़ करना है, फॉस्फोरस को किस तरह से यूज़ करना है, ये इसका वर्क होता है।
नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स जो हैं वो हमारी किडनी के ऊपर मौजूद होते हैं। देयर आर 2 एड्रिनल ग्लैंड्स, ईच वन इज लोकेटेड अबव ईच किडनी। The adrenal medulla produces a hormone called adrenaline. This hormone affects many parts of the body. Adrenaline causes the heart to beat faster. It also stimulates the salivary glands to secrete a sticky mass or saliva, which causes a dry feeling in the mouth. Adrenaline also causes an increase in the secretion of sweat. The adrenal gland secretes many hormones, and one of these hormones is known as cortisol, which regulates amino acid. Others regulates the concentration of certain minerals elements in the bloods and tissues of the body. तो एड्रिनल ग्लैंड्स के बहुत सारे काम हैं हमारी बॉडी में। फॉर एग्जांपल ये आपके जो हमारा जो हार्ट है उसको बीट फास्ट करने में मदद करता है। इसके अलावा जो हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स उनको बोलते हैं जिनसे हमारा सलाइवा रिलीज़ होता है, तो ये उनको जो है वो स्टिमुलेट करते हैं कि वो सलाइवा को रिलीज़ कर सकें और हमारे जो माउथ है ड्राई फील जो है वो होता है, जिसकी वजह से हमारा माउथ जो है वो खुश्क हो जाता है उसकी स्टिमुलेट होने की वजह से। और इसके अलावा ये क्या करते हैं, एड्रेनालिन आल्सो कॉजेज एन इंक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ स्वेट। ये जो हमारे पसीना आता है उसको जो है ज़्यादा सिक्रेशन में मदद करते हैं। इसके अलावा इनके बहुत सारे पर्पस हैं, बहुत सारे हार्मोन्स इसमें से रिलीज़ होते हैं, जिसमें से एक हार्मोन और है जिसको कॉर्टिसोन कहते हैं, और ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है अमीनो एसिड को। नेक्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन द हेड जस्ट बिलो द ब्रेन। The pituitary gland has 2 parts. One is called the anterior lobe and the other is called the posterior lobe. The posterior lobe produces 2 hormones. One of these hormones controls the excretion of urine by kidneys. The other hormone causes contraction of smooth muscles in the urinary bladder. The anterior lobe of pituitary gland secretes a number of hormones. One of them is known as growth hormones. This hormone controls the growth of bones and other tissues. Other hormones secreted from the anterior lobe of the pituitary gland helps to regulate other endocrine glands such as thyroid, ovaries, etc. Next gland is pancreas. The pancreas is a large gland located near the stomach. It secretes a juice called pancreatic juice, which is carried from the pancreas to the small intestine through the tube called the pancreatic duct. Pancreas also secretes 2 other hormones named insulin and glucagon. Lack of insulin hormone causes a disease called diabetes, commonly known as sugar. Diabetes is caused when the pancreas does not produce enough insulin. Glycogen hormone breaks glycogen into glucose whenever its level falls in the blood. So students, पैनक्रियास, आपको पता है पैनक्रियास जो है वो हमारा एक ऑर्गन है जो कि स्टमक के साथ ही पाया जाता है। ये भी एक ग्लैंड है क्योंकि इसके अंदर से भी एक जूस रिलीज़ होता है या एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसको पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। और ये क्या करता है, ये हमारे जो फूड होता है उसको स्मॉल पीसेस में करने में मदद करता है। और ये पैनक्रियास से जो जूस निकलता है, जो पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है एक ट्यूब की मदद से। उस ट्यूब को कहते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियास से 2 हार्मोन्स और रिलीज़ होते हैं, जिसमें से एक को इंसुलिन कहते हैं और एक को ग्लूकागॉन कहते हैं। इंसुलिन जो है, अगर इस हार्मोन का रिलीज़ होना कम हो जाए इंसान की बॉडी में, इसकी वजह से इंसान को जो बीमारी हो जाती है उसको डायबिटीज़ कहते हैं, यानी कि शुगर। और ग्लूकोजिन हार्मोन जो है वो क्या करता है, वो ब्रेक करता है ग्लूकोज को हमारे ब्लड के अंदर।
सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट, द फिजिकल डेवलपमेंट टेक प्लेस इन डिफरेंट स्टेजेस आफ्टर बर्थ। साइंटिस्ट और एक्सपर्ट के हिसाब से हमारी फिजिकल डेवलपमेंट में कुछ स्टेजेस होती हैं पैदाइश के बाद। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहली स्टेज आ जाती है बेबीहुड। दिस स्टेज स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ एंड गोज अप टू 2 years of age. During this period, the rate of physical growth is highly accelerated. At the time of birth, the baby weighs normally 3.5 kg. After 2 months, the baby starts to grow rapidly. The weight increases 3 times more at the end of first year, and the height increases by 50%. The first initial teeth also begins to develop during the first year of life. During this period of babyhood, the brain and nervous system also develop speedily. इस स्टेज में आप जानते हैं बेबीहुड की जो स्टेज है वो स्टार्ट होती है पैदाइश से लेकर 2 साल तक की। इतने बच्चे आप लोगों ने यकीनन देखे होंगे और आप नोट करते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है वो ऐसा ऐसा जब बड़ा होता है तो हमें उसकी फिज़िकल डेवलपमेंट में फ़र्क नज़र आता है। हमें उसके हाथ भी बड़े लगने लगते हैं और ऐसा ऐसा उसके टीथ ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी बोन्स बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं, वो क्रॉलिंग करना स्टार्ट करते हैं। देन वो पकड़ पकड़ के चलना स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट्स को और होल्डिंग का प्रोसेस सीखते हैं। तो ये सब जो है स्टेजेस जो हैं, तकरीबन बेबीहुड की जो स्टेज है वो कंटिन्यूसली ग्रोइंग स्टेज है, जिसमें बच्चे जो हैं वो ग्रो करते हैं कंटिन्यूसली। नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो आती है अर्ली चाइल्डहुड। दिस पीरियड ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 years to 5 years. द नर्वस मस्कुलर सिस्टम स्टार्ट ग्रोइंग. द डेवलपमेंट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी स्लोज डाउन, whereas the lower part develops at faster rate. The height becomes half as much as it is at the time of maturity. The child starts taking solid food as his teeth are completely developed. He can walk, run and turn freely. The child's mental growth also takes place and he learns to write and use tools as well. अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड जो है वो 2 साल से 5 साल के दरमियान का हो जाता है। इस चाइल्डहुड में भी बच्चों के नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम जो है वो ग्रोथ होता है और उनकी हाइट जो है वो भी बढ़ती है। इसके साथ साथ उन बच्चों के टीथ जो है वो कम्प्लीटली तौर पर ग्रो कर चुके होते हैं, कम्प्लीटली तौर पर या सारे दांत आ चुके होते हैं तकरीबन, जो जितने बच्चों की इस एज में आने होते हैं। और इसकी वजह से वो सॉलिड फूड खाना स्टार्ट कर सकते हैं, चल सकते हैं, वो भाग सकते हैं, ईज़िली मूव कर सकते हैं और उनकी मेंटल ग्रोथ में भी इजाफा हो चुका होता है। और इसके साथ साथ वो लिखना पढ़ना भी लिखना सीख सकते हैं। वो टूल्स वगैरह को यानी पेंसिल्स वगैरह को यूज़ करना भी सीख सकते हैं। लेट चाइल्डहुड स्टार्ट्स नेक्स्ट जो है इसमें आपके पास है लेट चाइल्डहुड. लेट चाइल्डहुड स्टार्ट्स आफ्टर 5 years and extend up to 11 years. The weight and height grow at lower rate as compared to the previous 2 stages. The significant feature of this stage is that there are remarkable changes in the appearance of face and body. The structure nearly looks like that of an adult person. लेट चाइल्डहुड जो है वो स्टार्ट होता है 5 years से और जाता है 11 years तक। इस स्टेज में वेट और हाइट जो है वो स्लो हो जाती है, जैसा कि प्रीवियस स्टेज में ग्रो कर रही थी वैसी ग्रोथ नहीं होती, थोड़ी सी स्लो हो जाती है। इस स्टेज में बच्चों के सिग्निफिकेंट फीचर्स में बहुत फ़र्क आता है, यानी उनकी अपीयरेंस में बहुत फ़र्क आता है, उनके फेस में, उनकी बॉडी में, और वो एक एडल्ट पर्सन की तरह नज़र आने लगते हैं। नेक्स्ट स्टेज है एडोलेसेंस. आफ्टर लेट चाइल्डहुड पीरियड द बॉयज़ एंड गर्ल्स एंटर इनटू एडोलेसेंट स्टेज. During this period, the boys and girls develop ego and want to be recognized by others. They become quite emotional and could be controlled by educate training and attitude of the parents and the society. It is necessary that adolescents may be engaged in healthy activities such as reading, writing, competing, debating, playing games and other profitable hobbies. Late childhood का period जो है वो बॉयज़ एंड गर्ल्स में जो है वो एक अच्छा खासा मुश्किल स्टेज कहलाती है, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे जो हैं वो पहचानते हैं या उनके अंदर वो कॉपी करते हैं। हम वो देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, हमारे घर में क्या हो रहा है, हमारे पेरेंट्स का कैसा एटीट्यूड है, तो वो उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। इस स्टेज में बच्चों के अंदर ईगो भी जो है बढ़ जाता है या ईगो पैदा होता है या वो बहुत इमोशनल होते हैं। तो बच्चों को इंगेज रखने के लिए हमें चाहिए कि हम उनको हेल्दी एक्टिविटीज़ कराएं, जैसे रीडिंग हो गई, राइटिंग हो गई, या प्लेइंग गेम्स करवाएं, या अच्छी हॉबीज़ में उनको
इंगेज रखें। नेक्स्ट स्टेज इज एडल्टहुड। आफ्टर अबाउट 18 years एज द इंडिविजुअल acquires enough experience of failure and success. He is now able to think and rethink over what he has done or what she wants to do. His emotions become passive and tends to be realistic. He can think about his future and make sensible judgment and decision. 18 ईयर्स के बाद जो एक एज स्टार्ट होती है वो एडल्टहुड कहलाती है। इस स्टेज में बच्चे जो हैं वो सीखते हैं कि उन्होंने जो काम किया उससे उनको फ़ायदा हुआ या उनको नुकसान हुआ, और वो बहुत ही रियलिस्टिक हो जाते हैं और वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो अपने फ्यूचर के बारे में सेंसिबल डिसीजन ले सकें। लास्ट स्टेज आती है हमारे पास एजिंग। द सेल ऑफ द बॉडी डू नॉट रिमेन यंग एंड एक्टिव थ्रू आउट लाइफ. With the passage of time, they are deteriorated and become less active. This process of deterioration with time is called aging. Last stage जो है वो है aging कहलाती है। इस एज में जो सेल्स हैं वो सब यंग नहीं रहते, और ये जो है एक कुदरती तौर पे प्रोसेस है जो कि हर किसी के साथ होना है। जब बच्चा पैदा हुआ है उसके सेल्स जो है वो यंग होते हैं, वो ग्रोथ करना स्टार्ट करते हैं, और जब एजिंग के स्टेज पे पहुंचते हैं तो वो वीक हो जाते हैं, वो ओल्ड हो जाते हैं, वो ग्रोथ नहीं करते। और यही प्रोसेस है जो कि कुदरत का प्रोसेस है जो कि हर इंसान के साथ होता है। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज फॉर फिजिकल फिटनेस एंड हेल्दी लिविंग। आप जानते हैं कि एक्सरसाइज हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। सबसे पहले हम बात करते हैं फिटनेस और हेल्थ के लिए। जैसा कि आप जानते हैं हमें हेल्दी रहने के लिए सबसे पहले तो बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, इसके अलावा हाइजीनिक फूड इस्तेमाल करना चाहिए, हाइजीनिक जगह पर रहना चाहिए, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी रेगुलर बेस पर एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज करने से हमारे जो मसल्स हैं वो प्रॉपरली वर्क करते हैं, हम एक्टिव रहते हैं, क्योंकि वैसे तो डेली यूज़ में हमारा ज़्यादा काम बैठने का होता है। हम बहुत सारा काम बैठ के करते हैं, लाइक रीडिंग कर रहे हों, ऑफिस वर्क कर रहे हों। अगर लेडीज़ की बात की जाए तो वो घर पे चाहे सिलाई कर रही हो, कढ़ाई कर रही हो, वो ज़्यादातर काम बैठ के ही कर रही होती हैं। तो बैठे रहने से हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं वो जैम हो जाते हैं और वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते, और हमें एनर्जी भी नहीं मिलती। तो हमें अपनी बॉडी को एनर्जी देने के लिए, प्रॉपरली तौर पर मसल्स को वर्क कराने के लिए, प्रॉपरली तौर पर हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कराने के लिए हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। और अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी का वेट बहुत बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमें काम करने में मुश्किलात पेश आएंगी, और इसकी वजह से हमारी जो है वो ओबेसिटी में इजाफा हो जाएगा। अब आप कहेंगे ओबेसिटी किसे कहते हैं, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओबेसिटी। वो शख्स जो बहुत इनएक्टिव होते हैं, बहुत स्लो होते हैं, जो अपना काम खुद से नहीं कर पाते और ना सही से चल पाते हैं, ना सही से वॉक कर पाते, ना भाग सकते हैं, ना कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, इन ऐसे लोगों को जो है वो ओबेसिटी कहा जाता है, उनकी स्टेट को, क्योंकि उनका वज़न इतना बढ़ चुका होता है बैठे रहने से और खाना खाने से कि उनकी बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते। लाइक डाइजेशन का प्रोसेस भी सही से नहीं होता, और रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी प्रॉपरली काम नहीं करता, ना सर्कुलेशन का प्रोसेस करता है, क्योंकि उनका सिर्फ काम होता है कि वो खाते पीते हैं और बैठ के अपना काम करते हैं, जिस वजह से उनका वेट इतना इंक्रीज़ हो जाता है कि वो थोड़ा सा भी चलते हैं तो उनको सांस लेने में मुश्किल होती है, उनका हार्ट जो है वो बहुत तेज़ी से बीट करने लगता है, और उनका ब्लड प्रेशर जो है वो एकदम लो हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही टायर्ड फील करते हैं और अच्छा फील नहीं करते, उनसे काम नहीं हो पाता। ये स्टेट जो है ये कहलाती है ओबेसिटी। अब इसके बाद आपके पास टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। तो आप जानते हैं एक्सरसाइज के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो ये इससे हमारे मसल्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होते हैं, और इसकी वजह से हमारी बॉडी में जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो बहुत अच्छा होता है, और इसके ज़रिए ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर तौर पर हमारे लंग्स तक पहुँचती है। और एक्सरसाइज के साथ जो है हमारी बॉडी का वेट जो है वो बहुत कांस्टेंट रहता है, जितनी हमारी हाइट है उस हिसाब से हमारा बॉडी का वेट होता है, और इसकी वजह से हम बहुत स्मार्ट और स्लिम नज़र आते हैं। और इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी जो है वो बहुत एक्टिव और हेल्दी रहती है। और इसके बाद आपके पास टॉपिक है एक्सरसाइज से रिलेटेड प्रेयर, अ गुड एक्सरसाइज। जैसा कि आप जानते हैं नमाज जो है वो भी हमारे लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज है,
मुसलमानों को 5 वक्त नमाज जो है वो फ़र्ज़ की गई है। अल्लाह ताला ने हमारे हर काम में कोई ना कोई बेहतरी बनाई है, तो नमाज जो है वो भी हमारे लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। जो लोग डेली बेस पर एक्सरसाइज नहीं कर पाते लेकिन वो नमाज की अदायगी करते हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, इट मीन्स कि उनकी बॉडी भी फिट और हेल्दी है, क्योंकि वो नमाज के तौर पर जो है एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। एक नमाज के ज़रिए हम जो एक्सरसाइज कर पाते हैं वो होती है मसल्स, नर्व्स, टिश्यूज़, बोन्स, जॉइंट्स और स्टमक की एक्सरसाइज। अब ये एक्सरसाइज किस तरीके से होती है? तो स्टूडेंट्स, जब हम नमाज यानी कि नियत बांधते हैं, नमाज अपनी स्टार्ट करते हैं, तो जब क़याम में होते हैं, खड़े हुए होते हैं, तो उस वक्त हमारे मसल्स और बोन्स जो हैं वो एकदम स्ट्रेट वर्टिकल पोजीशन में होते हैं। और जब हम रुकू में जाते हैं तो हम अपने मसल्स को, अपनी बॉडी को बेंड करते हैं 90 डिग्री के एंगल पे। फिर जब हम वापस से स्टैंड करते हैं, कोमा में जाते हैं, तो अगेन हमारी बॉडी के जो तमाम मसल्स हैं वो स्ट्रेट हो जाते हैं। तो कंटिन्यूसली हमारे जो मसल्स हैं वो मूव कर रहे हैं और स्ट्रेट हो रहे हैं। नेक्स्ट, जब हम सजदे में जाते हैं तो उस वक्त जो हमारी एक्सरसाइज होती है वो मसल्स, नर्व्स, जॉइंट्स, आइज़ एंड हेड की होती है। आप जानते हैं जब हम सजदा करते हैं तो सजदे के दौरान हमारे ब्रेन तक जो है ब्लड की बहुत अच्छी मिकदार पहुंचती है, जो नॉर्मली नहीं पहुंच पाती। आप जानते हैं हार्ट का काम जो है वो ब्लड को पंप करना है। तो अगर हम बैठे हुए होते हैं या हम खड़े हुए होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता है। हार्ट जब ब्लड पंप करता है तो आधा ब्लड जो है वो अपर पार्ट में जाता है, आधा जो ब्लड है वो लोअर पार्ट में जाता है। तो लोअर पार्ट में तो ईजिली पहुंच जाता है, लेकिन अपर पार्ट में जो ब्लड है वो इतना आसानी से नहीं पहुंच पाता, क्योंकि ऊपर जो है किसी भी चीज़ को अगर हम ऊपर पंप करें तो वो इतने प्रेशर से नहीं जाती। लेकिन जब हम सजदे में जाते हैं तो ब्लड जो है वो हमारा कम्प्लीटली तौर पर हमारे ब्रेन तक पहुँचता है, और उस ब्लड के ज़रिए ऑक्सीजन जो है वो भी हमारे ब्रेन तक पहुँचती है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ही फ्रेश हो जाता है और टायर्ड फील नहीं करता, बहुत रिलैक्स फील करता है। तो नमाज जो है वो हमारे लिए एक गुड एक्सरसाइज का ज़रिया है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फर्स्ट एड। What is first aid? First aid means giving aid at the site of the accident until an expert can look at the injury and give treatment. सो स्टूडेंट, फ़र्स्ट एड क्या है? फ़र्स्ट एड का मतलब है कि कहीं कोई हादसा पेश आ जाए तो वहाँ पर आप मदद करें उस शख्स की, उसको आप तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाएँ, उसका आप ख़याल रखें जब तक कि वहाँ पे कोई एक्सपर्ट ना पहुँच जाए जो कि उसको ट्रीटमेंट दे सके। सबसे पहले जो है वो है फ़र्स्ट एड फॉर कट्स। अगर किसी के कोई कट लग जाए तो आपको उसे किस तरीके से फ़र्स्ट एड देना चाहिए? डू नॉट टच द कट with your finger because your finger is not clean. It has many germs or bacteria on it. It is not necessary to apply tincture of iodine. Just wash the cut with water. If the cut is small, just put on a band. Be sure the band-aid is loose enough to allow the blood circulate. नेक्स्ट है आपके पास फर्स्ट एड फॉर बर्न्स। अगर किसी का हाथ जल जाए तब आपको क्या करना चाहिए? वी शुड नॉट यूज आयोडीन, डू नॉट यूज और अप्लाई एनी ऑयल और ग्रीस, दिस मे मेक द इंजरी वर्स. It will be better to use a good burn ointment like tannic acid jelly and then have a bandage. नेक्स्ट है आपके पास फर्स्ट एड फॉर ब्लीडिंग। अगर किसी के ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए कहीं चोट लगने की वजह से तो हमें क्या करना चाहिए? Sometimes a cut may be deep enough to injure an artery. The blood may comes out in small spurts. If such injury occurs, call the doctor at once. But till the doctor comes, the bleeding should be stopped by applying a sterilized gauze pad to the wound and pressing it tightly enough to stop bleeding. Hold this till the doctor comes. नेक्स्ट है हमारे पास फर्स्ट एड फॉर नोज ब्लीड। नाक से अगर खून आना स्टार्ट हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? एवरी वन ऑफ यू शुड नो to control the common nose bleed. If your nose starts bleeding, you just put your head back over the back of the chair and hold a handkerchief to the bleeding nostril. Breathe with other one. Do this for about 5 minutes so as to allow the blood clot, and then hold your head erect.
If more blood appears on your handkerchief, lean back again. If you have frequent nose bleeding, you should see a doctor. Next है first aid for dislocation. Sometimes it happens that bones are pulled so apart that they do not take their normal position. In this position, we say that the bones have been dislocated. Tie the dislocated part and contact a doctor for treatment and do not treat yourself. अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई ताकत से अब कोई चीज़ खोलने के लिए ताकत लगा देते हैं अपने हाथ से, या किसी को बंद करने के लिए या खींचने के लिए, तो ऐसा लगता है कि हमारे हाथ या पैर में एक अजीब सा दर्द बैठ गया, हमें लगता है हमारी हड्डी में कुछ हो गया है। तो ऐसा करने के लिए आप इस प्रॉब्लम को जो है वो डिसलोकेशन कहते हैं, यानी कि जो हमारी हड्डी है वो थोड़ी सी मूव कर गई है। और इसके लिए सबसे आसान तरीका यही है कि आप उस पार्ट को जो है वो कपड़े से अच्छे से बांध दें और डॉक्टर से ट्रीटमेंट लें। नेक्स्ट है फर्स्ट एड फॉर ब्रोकन बोन्स। अगर किसी की हड्डी टूट जाए तो क्या करना चाहिए? रिमेंबर दैट it is better that the doctor may come to injured than to attempt to move the injured person to the doctor because the journey may become more serious while the person is moved. अगर किसी की हड्डी टूट जाती है तो बेहतर ये है कि आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं, उससे पहले आप डॉक्टर को ही उसके पास ले आएं, क्योंकि रास्ते में उसके साथ कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से डॉक्टर को ले आना ज़्यादा बेहतर है। इन केस यू आर फार अवे फ्रॉम डॉक्टर देन टेक द इंजर्ड पर्सन टू द डॉक्टर। अगर डॉक्टर बहुत दूर है, नहीं ला सकते, तब ये ज़रूरी है कि हम डॉक्टर के पास उस शख्स को ले जाएं, बट यू मस्ट स्पिन द आर्म और लेग। लेकिन उसकी जो भी जहाँ की भी हड्डी टूटी है उसके हाथ की या पैर की, उसको अच्छे से बांध दिया जाए। इन केस द बोन हैज़ बीन ब्रोकन थ्रू द स्किन देन डॉक्टर मस्ट ब्रॉट टू द सीन। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सिवियर मसला हो तब तो डॉक्टर को लेकर आना ही लाजमी है। Flat strips of wood or thick newspaper or cardboard strips may be used as splint around the arm. अब उसको बांधने कैसे? अगर कोई हड्डी टूटी है तो लकड़ी के कुछ पीसेस लेके या कोई न्यूज़पेपर्स होते हैं या कार्डबोर्ड लेके उसको हाथ पे रखा जाए और फिर उसको बांध दिया जाए टाइट से उस हाथ को, ताकि उसको कपड़े से बांध दिया जाए ताकि उसको जो है डॉक्टर के पास लेके जा सकें। उसके हाथ को सही से बांधा जाए ताकि उसकी जो हड्डी है वो मूव ना करे, उसको जब डॉक्टर के पास लेके जाया जाए। नेक्स्ट है आपके पास फर्स्ट एड फॉर डॉग बाइट। When such an incident of dog biting happens, first of all wash the wound thoroughly with running water to remove as much of the animal's saliva as possible. Do this for at least few minutes using a clean piece of cloth, sponge with antiseptic soap or detergent solution. Then rinse the wound thoroughly with running water. सबसे पहले तो अगर कोई ऐसा हादसा हो कि किसी शख्स को कोई कुत्ता काट ले तो उसके ज़ख़म को काफ़ी देर तक पानी से वॉश करते हैं ताकि जो भी जर्म्स लगे हुए हैं कुत्ते के काटने के वो सब साफ़ हो जाए, उसका सलाइवा में जो भी जर्म्स हैं वो सब साफ़ हो जाए। सेकेंडली कवर द वाउंड विथ क्लीन क्लोथ और कॉटन एंड कीप द अफेक्टेड और इंजर्ड पार्ट एट रेस्ट। और इसके बाद जो है उस ज़ख़म को जो है साफ़ कपड़े से बांध दिया जाए और उसको कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाए। Thirdly, the victim should be taken to the doctor as soon as possible. इसके बाद जितनी जल्दी हो सके जो विक्टिम है उसको डॉक्टर के पास लेके जाया जाए। And in the last, it should be remembered that delay in treatment may cause complexity. Also, no treatment will be effective in curing the disease after it has developed the symptoms. The treatment consists of anti-rabies injection. आप जानते हैं कि डॉक्टर जो है वो इंजेक्शंस देते हैं उस शख्स को जिसके डॉग बाइटिंग कर ले, और ये वरना तो रेबीज़ की बीमारी हो जाती है। तो सबसे पहले जो है आपने इस ज़ख़म को साफ़ किया, उसको पैक किया और फिर उस शख्स को डॉक्टर के पास ले जाएं और उसको एंटी रेबीज़ की जो है वो इंजेक्शंस देने चाहिए। नेक्स्ट है इसके पास फर्स्ट एड फॉर स्नेक बाइट। अगर किसी को सांप काट ले तो क्या करना चाहिए? कीप द विक्टिम फ्रॉम मूविंग अराउंड, कीप द विक्टिम एज calm as possible, preferably laying down, immobilize the bitten extremely and keep it at or below heart level. सबसे पहले तो उस शख्स को जो है आप वहाँ से ले जाइए जहाँ पे उसके साथ ये हादसा हुआ है, उसको जो है आप काम डाउन कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग टेंशन में आ जाते हैं, उससे भी जो है वो
उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और फिर जो है उसके जो पार्ट है जहाँ पे काटा है उसको हार्ट के लेवल से नीचे रखिए। इफ़ अ माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम्स डेवलप, अप्लाई कॉन्स्ट्रिक्टिंग बैंड अबाउट 2 to 4 inches above the bite but not around a joint, head or neck or trunk. The band should be snug but loose enough to slip one finger underneath. Loosen the band if it becomes too tight, but do not remove it. Check the pulse periodically in the extremely beyond the bite. और फिर जो है आप उसके बाद क्या करें, अगर उसको कुछ सिम्टम्स आ रहे हों या उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब आ रही हो तो आप उसको जो बाइट जहाँ पे किया है वहाँ पे आप जो है एक बैंड लगा दें, उस जगह को बांध दीजिए। ना बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा लूज़ होना चाहिए। इफ़ सेवियर सिम्टम्स डेवलप, इंसिजन्स एंड संक्शंस शुड बी परफॉर्म इमीडिएटली। और अगर बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो रही है तो फ़ौरी तौर पर जो है सक्शन जो है उसका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करें, यानी सकिंग के ज़रिए उसके जो जहर होता है सांप का उसको निकाला जाए। इसके बाद जो हमारे पास डिज़ीज़ की बात हम कर रहे हैं वो है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आप जानते हैं कि हार्ट अटैक किसको कहते हैं? अचानक से दिल का दौरा पड़ जाना या अचानक से किसी को दिल की तकलीफ़ हो जाना। कोई शख्स बैठा हुआ है और जैसे कि हम कहते हैं ना, हमें एक सरप्राइज़ मिलता है, हम हैरान हो जाते हैं। तो हार्ट अटैक भी ऐसी ही एक बीमारी है जिसको दिल की बीमारी कहते हैं। इसके सिम्टम्स में क्या होता है, इंसान की तबीयत जो है उसमें भारीपन आ रहा होता है, उसको दर्द भी हो रहा होता है, उसके हार्ट के पास उसके लेफ़्ट हैंड में उसको जो है दर्द भी स्टार्ट हो जाता है और उसकी तबीयत में कुछ अजीब सी बेचैनी सी होती है। ये सब सिम्टम्स हैं हार्ट अटैक की। और अगर किसी को हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा आ जाए या बहुत कहते हैं ना एक हल्का सा अटैक आना तो वो बंदा कवर कर जाता है, किसी को ज़्यादा अटैक आ जाए एकदम से तो उसी मौके पर उस इंसान की डेथ भी हो जाती है। 3 प्रिंसिपल्स हैं जिसकी वजह से, या 3 वजूहात हैं जिनकी वजह से हार्ट अटैक आता है। सबसे पहली जो है वो एंजीना कहलाती है। एंजाइना का अटैक जो है वो कब होता है, जब हमारे पास जो हार्ट के अंदर जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर ब्लॉकेज हो जाती है, यानी फैट्स वगैरह चिकनाई की वजह से या कोलेस्ट्रॉल की वजह से वो नसें जो हैं वो बंद हो जाती हैं और ब्लड जो है उसकी सप्लाई हार्ट तक नहीं पहुँचती, तो इसको हम कहते हैं एंजाइना। लेकिन इसमें इंसान जो है उसकी तबीयत बेहतरी की तरफ आ जाती है अगर वो मेडिसिन ले या डॉक्टर से कांटेक्ट रखे, अपना इलाज करे, तो इसको जो है रिकवर किया जा सकता है। इसके साथ साथ अटैक जो है इंसान को इस वजह से भी आता है अगर वो बहुत ज़्यादा फिज़िकली और इमोशनली तौर पर परेशान हो या उसके खाने में ऐसा मील जा रहा हो जो उसकी सेहत के लिए अच्छा ना हो, तो उस वजह से भी हार्ट अटैक्स जो हैं वो आ जाते हैं। In most cases, the pain gradually disappears after a few minutes of rest or after medication. अगर ये तमाम केसेस होते हैं जैसे एंजाइना हो गया या किसी को खाने पीने की वजह से या इमोशनली कोई अटैक आया है, तो ये जो है अक्सर तौर पे देखा है कि ये कुछ देर बाद ठीक हो जाता है, कुछ टाइम के बाद, कुछ अरसे बाद, अगर दवाइयाँ जो हैं वो कम्प्लीटली तौर पर ली जाएँ। हार्ट अटैक के लिए भी फ़र्स्ट एड जो है वो होता है। जब तक डॉक्टर ना आ रहा हो तो हमें उसका किस तरीके से ख्याल करना चाहिए। नंबर 1, ले द विक्टिम ऑन द फ्लोर और ऑन अ बेड, एलिवेट हिज हेड एंड शोल्डर्स ऑन अ पिलो और फोल्डेड अ ब्लैंकेट। सेकेंडली क्या करना चाहिए, कीप हिम एब्सोल्युटली क्वाइट। Number 3, do not move the victim until the pain has eased. Number 4, if the person has had previous similar attacks, he may be carrying nitroglycerin tablets. If so, one of these should be placed under his tongue. This will usually terminate the attack promptly. नंबर 5, अरेंज फॉर हिम टू सी हिज डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल। यानी सबसे पहले तो आप उस पर्सन को लिटा दीजिए फ़र्श पे या बेड पे, फिर उस शख्स को बिल्कुल खामोश करने की कोशिश कीजिए, उसको काम डाउन करने की कोशिश कीजिए, उसकी जो टेंशन है उसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, फिर उसको मूव ना करने दें जब तक कि उसके दर्द में आराम ना आ जाए। उसके अलावा टैबलेट आती है जो नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट्स कहलाती हैं, वो दें। उस टैबलेट को जो है वो ज़बान के नीचे रखा जाता है, उस टैबलेट को हम खाते नहीं हैं, सिर्फ ज़बान के नीचे रखते हैं, वो वहीं डिज़ोल्व हो जाती है। और फिर उसके बाद जो है उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाए, या डॉक्टर जब तक पहुंच जाएगा तो डॉक्टर जो है वो फिर वो अपना ट्रीटमेंट इलाज करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 4 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। इसका काम जो आपको सेंड किया जाएगा बिल्कुल प्रॉपर उसी वे में आप लोग नीट एंड क्लीन काम जो है करेंगे होमवर्क में। थैंक यू।